जो नून लीग के ये जो गुंडे हैं, बड़े दिलेरी दिखाई आपने कल। मैं देख रहा था, एक कोई पीछे से आके मार रहा है, कोई इतने ज्यादा लोग, एक दो लोगों को पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, मसलहत और बेहिस्सी में बड़ा मामूली सा फ़र्क होता है। कहीं दहशतगर्दी, कहीं पुलिस गर्दी और वकला गर्दी तो है ही आम, जिसने पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसको मफलूज बना कर रख दिया है। वकला गर्दी को अगर सरेआम गुंडागर्दी कहा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा। वकला के शर से ना तो आम आवाम बचती है, ना मीडिया, ना पुलिस और ना ही जज साहिबान। खुद को कानून का अलमदार कहने वाले जो वकील हैं, ये टोलियों की सूरत में जमा होते हैं, फिर कहीं नहीते पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं, कहीं मीडिया पर्सन्स को और कहीं आम आवाम को, और फिर अपने आप को बहुत मजलूम साबित करते हैं। आखिर ये कैसी मजलूमियत है जहां एक वकील अपने 6 साथियों के साथ मिलकर 2 भाइयों पर अहाता अदालत में तशद्दुद करता है? ये कैसे कानून के मौलिम हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो चालान करता है उस ट्रैफिक वार्डन को भी तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर देते हैं? ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि मौजिज़ अदालतों के मौजिज़ जज साहिबान के सामने नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तकरीम भी नहीं करते? ये कैसे अवाम को इंसाफ दिलाने वाले हैं जो कि अदालती एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते? सब जानते हैं कि वकला गर्दी के कौन कौन से वाक़यात हुए जिसमें वकला ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी, चाहे वो कल सेशन अदालत में पेश आने वाला वाक़या हो या रावलपिंडी में खातून सिविल जज इरताश अहमद को उन्हीं के कमरे अदालत में बंद किए जाने का अफसोसनाक वाक़या, या चंद दिन पहले मंजर आम पर आने वाली वो फुटेज जिसमें वकलाए कमरा अदालत में आपस में ही दस्तो गरेबान हो गए, या लाहौर में सेशन जज नदीम अंजुम पर अपने खिलाफ फैसला देने पर उनको तशद्दुद बनाए जाने का वाक़या। इन सब के बावजूद अगर आप इन वकला से उनका मौक़िफ़ जाने तो इन पढ़े लिखे वकीलों से बढ़कर शरीफ और कानून की समझ वाला कोई होता ही नहीं। हैरान कुन तौर पर ये सारी जो वकला गर्दियाँ हैं ये पंजाब तक ही ज़्यादा महदूद है। लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि पंजाब बार काउंसिल वकला बिरादरी के लिए बदनामी का बायस बनने वाले चंद ऐसे वकला के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या ये बहुत वकील जो है बहुत ज़्यादा बाअसर हैं या कानून से भी ज़्यादा ऊँचा अपने आप को समझते हैं? इस पर आज अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। जलसे, जुलूसों और धरनों में तो सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालते ही थे, लेकिन अब जो बात है जलसे जुलूसों से निकलकर पार्लियामेंट हाउस जैसे मुकद्दस ऐवान तक जा पहुंची है, जहां इजलास की कार्रवाई के दौरान पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को अरकान असम्बली ने अखलाकियात की सारी हदें पार करते हुए मुकद्दस ऐवान को अखाड़ा बना दिया। कानून बनाने वाले मुकद्दस ऐवान में खूब कानून की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, लाते, घूसे, गलत इशारे और नाजेबा जबान का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट है इसके तकद्दुस का जनाजा निकाल कर रख दिया। कौमी असम्बली को अखाड़े में तब्दील करने का ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में हम सबको याद है जब फारूक लगारी सदर मुमलिकत की हैसियत से कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब करने पर ऐवान में मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान भी हाथापाई हमने देखी थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हमला करके मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा हैं बेगम तहमीना दौलताना, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खुरम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर जो उस वक्त MNA थे, उन्हें और उकाड़ा से साबिक रुकने कौमी असम्बली राव कैसर अली को जख्मी कर दिया था। ये वाक़या भी आज तक सबको याद है। लेकिन इस बार जो मामला है ये पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। दोनों जमातों में अदम बर्दाश्त की जो असल वजह है वो है पानामा केस, क्योंकि इस केस के ऊपर ही दोनों जमातों के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों जमातें अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मुकद्दस ऐवान की तकरीम भी भूल गई हैं? क्या दोनों जमातों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है? एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी अहम लड़ाई हमने इन लोगों की देखी पार्लियामेंट हाउस में। तो क्या ये जाहिर करना चाहते हैं वो अवाम जिन्होंने इन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है? आखिर ये लोग, ये जो लीडर्स हैं, अपनी अवाम को और पूरी दुनिया को मैसेज कर दे रहे हैं? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम जफर हिलाली साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, अहमद रजा कसूरी साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर हम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को टेलीफोन लाइन पर लेंगे और जो वकला के जो आए रोज़ वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं उस पर उनसे बात करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। कसूरी साहब, पिछले 4-5 रोज़ में हमने देखा जो वकला की जानिब से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, वकला गर्दी के जो वाक़यात हम देख रहे हैं,
अब आप इस बिरादरी का हिस्सा है, कानून की बालादस्ती के लिए आपको याद है अब वकला तहरीक ने किस तरह जो इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस इनकी बहाली में अहम किरदार अदा किया, आवाम इनके शाना बशाना चले, बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की। लेकिन जो लोगों को इंसाफ देने वाले जो हैं ये ऐसे मुकद्दस जो अदालत है, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, ये इज्जत और अपने इदारे की इज्जत क्यों भूल जाते हैं? क्यों ये जो तमाम ज़ाहिर है तमाम वकला ऐसे नहीं होते, कुछ वकला मिलकर इस बिरादरी को क्यों ख़राब करने की, इनका जो तासुर है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें शासिया, ये सारा का सारा जो माहौल जिसका आपने आज तज़किरा किया और आपने इसके शॉट्स भी दिखाए, इसका आगाज़ जो है और इसकी जो बुनियाद है, ये चौधरी इफ्तिखार जो कि साबिक चीफ जस्टिस से, उन्होंने इन रवायात को आबियारी की। और क्योंकि इसी किस्म के वकला थे जो कि इस तारीख को चला रहे थे, बदकिस्मती यहाँ ये हुई है इस प्रोफेशन में कि इसमें जो मशरूम ग्रोथ ऑफ लॉ कॉलेजेस हुई है, वहाँ थोक के हिसाब से जो लोग डिग्रियाँ ले कर आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली साउंड इनफ टू बी मेंबर ऑफ दिस एलिगेंट प्रोफेशन। अब चीज़ ये है कि यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ बहुत सारे डिसमिस्ड हेड क्लार्क्स एंड ASIs एंड कस्टम इंस्पेक्टर्स, वो जो वहाँ से डिसमिस होके आ रहे हैं, वो LLB करने के बाद लॉ प्रोफेशन में आ रहे हैं। मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाऊं। मलिक बरकत अली होते थे जो बाद में बिफोर पार्टीशन ही वाज लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो जब मैजिस्ट्रेट थे तो वो डिसमिस हो गए और उसके बाद उन्होंने लॉ पास किया, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया एंड कॉन्वोकेशन पर सर हेनरी क्रेक हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम, ही केम। और जब उन्होंने वो गोल्ड मेडल पहनाया तो उन्होंने क्या कहा, सर हेनरी क्रेक ने कहा, मिस्टर बरकत अली, व्हाट ए पिटी दैट योर विजडम विल नॉट बी अवेलेबल टू द लॉ प्रोफेशन। वो डिसमिस हुआ था अपना मैजिस्ट्रेट। द लॉ, द बार काउंसिल्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ इतना स्ट्रिंजेंट था कि ए गोल्ड मेडलिस्ट वाज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस, who later on became leader of the opposition, but he was not allowed to practice. अब यहाँ dismissed सेशन जजेस, dismissed मैं एक दो जजेस हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, वो लॉ प्रोफेशन में दनाते फिर रहे। हमने तमाम इस शानदार जो कि दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, जिसमें कि प्रिज्यूम यो किया जाता है कि एवरी लॉयर इज ए जेंटलमैन। ये बात तो और जब लॉयर जो है हिंदुस्तान में, जब बैरिस्टर एक स्टेटमेंट देता है, जो इनके हाथ लगता है उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो हिलाली साहब देखिए कि इंग्लैंड में जब बैरिस्टर स्टेटमेंट देता है एट द बार, दैट इज कंसीडर्ड टू बी ए गॉस्पेल ट्रूथ। लेकिन यहाँ जो हमारे कुछ वकला हैं जो कि झूठे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, झूठी FIR तैयार कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस क्राउड, ये जो मशरूम ग्रोथ लॉ प्रोफेशन में आई है, इधर उधर से बड़े बोगस किस्म के लॉ कॉलेज से पास करके उन्होंने इस प्रोफेशन का भट्टा बढ़ा दिया है। और आपने देखे आपके मीडिया ने भी एक पॉइंट किया, फ्रेज वकलागर्दी आपने फ्रेज किया है। आई थिंक इन लोगों ने इस प्रोफेशन को बड़ा बदनाम किया है, बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है, बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है इस पेशे को। बिल्कुल अपने वोट लेने होते हैं इसलिए वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। सही। हिलाली साहब, एक बात तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद वकलागर्दी के ज्यादा वाकयात जो हमें देखने को मिले, शायद वो सच हो। ही सर्टनली उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया था, चीफ जस्टिस थे, उनका बड़ा कॉज था, जीत भी गए। और वकला ने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कॉज, इतना बड़ा कॉज, इतनी बड़ी तहरीक नहीं चली। हाँ। कहने की बात यह है कि मज़े की बात, आज मैं किसी को कहा था, 25-30 साल का बंदा था, मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा आज का प्रोग्राम में जो मैं कर रहा हूँ वो लॉयर्स पे, तो उसने कहा यू मीन पढ़े लिखे गुंडे। सोचिए, पब्लिक, आम पब्लिक, उतना भी क्वालिफाइड आदमी नहीं था। कहने लगा अच्छा आप पढ़े लिखे गुंडों के बारे में बात करेंगे। देखिए,
ये जो कसूरी साहब जो कह रहे थे, सही कह रहे थे। इधर इस वक्त कोर्ट डेकोरम, शाजिया, हर लॉयर को अटैचमेंट होता था एक फर्म के साथ। उस फर्म में 25-30 साल एक्सपीरियंस लोग होते थे। आज तो कोई और वो आपको डेकोरम, तमीज सिखाते थे। आज तो इधर कुछ होता नहीं है। वो खुद एक ग्रुप बना देते हैं और फिर जाते हैं कोर्ट में एंड दे डिमांड एक्शन। और जजेस आई एम सॉरी टू से कि जब ऐसे क्या कहते हैं विद सच जोर से फोर्सफुली जब कोई डिमांड करता है और एक पूरा ग्रुप होता है, वो तो जजेस जो होते हैं सिविल के जूनियर जजेस, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, वकीलागर्दी से डर जाते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं सीनियर जजेस जो हैं वो क्यों नहीं उनके डिफेंस में आए। और जब एक हाई कोर्ट का सीनियर जज आया, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भाई इस किस्म के लोगों को, इस किस्म की जो ट्रीटमेंट, इनकी रवैया, बिहेवियर, इनको हम पनिश करेंगे। दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो डरते क्यों हैं ये? डरते इसलिए हैं, ये जो कसूरी साहब ने सही कहा, टच किया, वो ये है कि बार काउंसिल्स में इनकी वोट चाहिए। लेकिन यही बात है ना, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर पंजाब बार काउंसिल जो ऐसे वकीला के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। हमने कभी नहीं देखा किसी वकील के खिलाफ एक्शन लिया गया। और छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। चंद रोज पहले लाहौर की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज इरफान अंजुम के साथ वकला की बदतमीजी की सीसीटीवी जो फुटेज थी वो सबने देखी, जिसमें बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जो जज थे उनके साथ बहस व तकरार करते हुए नजर आ रहे थे। तो हमने टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को ही लिया है, उनसे जानेंगे कि सारा वाकया क्या था, क्यों जो है वो जज साहिबान के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम। बैरिस्टर एहतशाम, वकला जो है वो मुआशरे के एक पढ़े लिखे तबके के तौर पर जाने जाते हैं, सब जानते हैं। अब हर जॉब का, हर पेशे के कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ डेकोरम्स होते हैं, लेकिन वकला चाहे अदालत में हो, अदालत से बाहर हो, ट्रैफिक वार्डन्स पर भी तशद्दुद करते हुए नजर आते हैं, पुलिस पर भी तशद्दुद करते हुए नजर आते हैं, आम आवाम पर भी तशद्दुद करते हुए नजर आते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखी आपके वाकये की, सेशन जज के साथ जो भी बहस तकरार आपकी चल रही थी, आपको नहीं लगता कि ऐसे वाकयात से आप लोग अपने पेशे के साथ ज्यादती करते हैं, अपनी ही बिरादरी को बदनाम करते हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो ये है कि वो हजारों वाकयात जिनमें वकला एक आम पाकिस्तानी की मदद करते हुए नजर आते हैं, जब वो इंसाफ के लिए अदालतों में जाता है और उसे वहां पर तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता, वहां पे जब वकला उसकी दाद रसी करते हैं, वकला उसके हमदर्द बनते हैं, उसके साथी बनते हैं, ब्रिज बनते हैं ताकि उसे जस्टिस मिल सके, तो वो वाकयात शायद मीडिया को नजर नहीं आते। लेकिन ये इक्का दुक्का वाकयात जिसमें इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है। पहली चीज ये है शाजिया कि आपने कहा कि वकला ने बेहिसी की इंतहा कर दी, फिर आपने कहा कि दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, वकला गर्दी। मैं इस पे सख्त प्रोटेस्ट करता हूं, क्योंकि वकला को आप लोगों ने दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़ा कर दिया। वकला वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, वकला वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में डंडे खाए, लाठियां खाई, आंसू गैस बर्दाश्त की, जिंदा जला दिए गए। कराची में 6 वकला जब अदलिया बहाली तहरीक हो रही थी, वकला वो लोग हैं जिन्होंने महीनों के हिसाब से अपने घरों के चूल्हे बंद रखे और हड़ताल रखी और केसों में पेश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अदलिया को बहाल कराना था। वकला वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का नासूर जो इस कौम को दीमक की तरह चाट रहा है, उसमें अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जिसकी रीसेंट मिसाल ये कोयटा के इंसिडेंट की है जिसमें 52 वकला शहीद हुए हैं। तो वकला से ज्यादा अदालतों की हुर्मत का, अदालतों के तकद्दुस का, अदालतों के एहतराम का, अदालतों की इज्जत का किसी और को पास नहीं है और किसी को इतनी अजीज नहीं है। मैं भी बात कर लूं, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वकला लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वकला की भी कुर्बानी है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है बैरिस्टर एहतशाम, ये जस्टिफिकेशन नहीं है जी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि इस तरह के वाकयात होने चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि इस तरह के वाकयात सिर्फ वकला के दरमियान नहीं होते हैं, ये पूरे मुल्क में होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं। इस सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन है, इस सोसाइटी में इंसाफ नहीं है, इस सोसाइटी में मेरिट नहीं है। और जिस तरह एक आम पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट होता है, उसी तरह कभी कभी एक वकील भी फ्रस्ट्रेट होता है। आप मुझे बताइए, आप मीडिया में काम करती हैं, लोग बैंकों में काम करते हैं, लोग दीगर इदारों में काम करते हैं, आप लोगों का काम वकला के काम से बहुत मुख्तलिफ है। हम जिस तरह की हार्ड कोर सिचुएशंस में से डेली गुजरते हैं ना, कत्ल के मुकदमात में हम जिस तरह से लोगों की आंखों में खून उतरा होता है, उनको हम कहते हैं कि आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। इन हार्डकोर सिचुएशंस में रहते हुए हम अपने आप को कंटेन करते हैं, कंपोज करते हैं, अदालत के तकद्दुस को कायम रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि लोगों तक इंसाफ पहुंचे। अब इन कोशिशों में अगर कोई एक आधा वाकया इस तरह का हो जाता है तो उसमें आप कहें कि वकला एज ए कम्युनिटी ही खराब है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं जो आपका मैसेज समझ रही हूँ एहतशाम, मैं जो आपका मैसेज समझ रही हूँ, इससे वकला की फ्रस्ट्रेशन समझा जाए जो कभी जजेस पे निकलती है, जो कभी वार्डन्स पे निकलती है, ये जस्टिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी बात सुनिए। अभी कसूरी साहब ने भी ये कहा, मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग काइंडली इस सारी सिचुएशन को सिर्फ एक जाविये से ना देखिए, इसका दूसरा जाविया भी है। कसूरी साहब ने सारे का सारा जिम्मा मशरूम ग्रोथ ऑफ लॉ कॉलेजेस पे लगाया कि वहां से इतनी अच्छी क्वालिटी के वकील नहीं निकल रहे, इस वजह से वाकयात हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है, क्या वो अच्छी नहीं है? लिंकन जो है, जहां से कायदे आजम पढ़े, जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़े, जहां से इलामा इकबाल पढ़े, जहां से दीगर 55 सरबराहाने ममलिकत पढ़े, क्या वो अच्छा नहीं है? मैं वहां से पढ़ा हूं, मेरे साथ भी तो ये वाकया हुआ है। लिहाजा ये सिर्फ वकला गर्दी की आप जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, इसको एक जाविये से ना देखिए, कभी कभी जज गर्दी भी होती है। मैं आपको ये बताऊं, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले आपके प्रोड्यूसर को एक ऑडियो भेजी अपने इंसिडेंट के हवाले से, जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम। मेरे जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब, बात हम ये कर रहे हैं जो वकला की जानिब से इस तरह के वाकयात पिछले 3-4 रोज से हम देख रहे हैं, पंजाब बार काउंसिल इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? वकला के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ती हो गया, जो ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि लोगों को इंसाफ दिलाया जाता है पहले और तो कुर्बानियां आपने शुरू में कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि इट्स नॉट द होल कम्युनिटी जो बुरे हाँ, हैं। सब बुरे आपने नहीं तो हैं। कहा था हाँ, ना, सब बुरे काले नहीं भेड़ हैं, मगर हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ना, उनको निकालना, उनको परमानेंटली बैन करना, ये उनका फर्ज है। मगर शाजिया, प्रॉब्लम एक और है, वो ये है कि बेंच एंड बार शुड बी टुगेदर ना। अब लॉयर्स महसूस क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हर ब्लेम जो आता है हमारे पे आता है, जजेस पे तो कुछ नहीं आता है। समझ गए आप? मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जजेस आके कहते हैं हम तुम्हें एक लेसन सिखाएंगे, भाई तुम हमारे से तुम बनते हो, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर्स। तो वो इसका क्या मतलब है? सडनली आप आके कहते हैं कि हम आपको एक सबक सिखाएंगे, एक। और दूसरी बात जो मैं ये कहता हूं कि वो कहते हैं इंसिडेंट्स पॉइंट आउट करते हैं किधर उन्होंने अनफेयर हुआ। मिसाल के तौर पे ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक लॉयर ने मुझे कहा ये रिलीज कैसा हुआ जी, ये वीडियो? ये तो कैमरा में कोर्ट में होता है कैमरा ना, सीसीटीवी नहीं, तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द जज। डेफिनेट। तो ये रिलीज कैसे हुआ? एक। और दूसरी बात, एडिट होके रिलीज हुआ टू शो वो उन बकौल उनके टू शो देम इन अ बैड लाइट। जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। बात करेंगे वकला की जानिब से कोई 2-4 दिनों में जो वाकयात पेश आ रहे हैं, कोई नए वाकयात नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे। सवाल हमारा ये है कि इस पर पंजाब बार काउंसिल की जानिब से कभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया इन वकला के खिलाफ? जी देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बार काउंसिल्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी एफिशिएंट नहीं है। सारी दुनिया में जो वकील होते हैं और सोलिसिटर्स इंग्लैंड में या दूसरी जगह होते हैं, उनकी जो एसोसिएशंस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक तो क्वालिटी जो होती है वकील की उसका भी ख्याल रखते हैं, उनके कॉन्डक्ट का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारी जो बार काउंसिल्स हैं वो इतनी पॉलिटिसाइज्ड हैं कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो हर एक को सपोर्ट करती हैं।
और वो एक्शन कभी नहीं लेती। मसलन अभी तक कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी वकील ने कोई गलत काम किया हो और उसको वो डिसबार कर दें, यानी उसको वकालत से खारिज कर दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक कि ऐसा नहीं होगा उस वक्त तक ये हालात सही नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ मुरव्वत का उसूल है, हमारे यहाँ सिफारिशी उसूल हैं, हमारे यहाँ अजीब अजीब लोग होते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि वकील तो हर जगह। लेकिन आपका कहने का मतलब ये वकील ज्यादा बाअसर है, वकला बिरादरी ज्यादा बाअसर है। जी जी सॉरी, वकला बिरादरी आपका कहने का मतलब है कि ज्यादा बाअसर है? नहीं, वकील वकला बिरादरी बाअसर नहीं है। जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर वो ये कि हमारे जो लोग होते हैं वो जो हमारी एसोसिएशन होती हैं, बार काउंसिल वगैरह, वो उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। वो अपने विन करने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। सही, ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे शाइक उस्मानी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़िर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि पनामा की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में तो चल रही है। वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से बाहर मीडिया से बात करते हुए भी लड़ी जाती है, लेकिन क्या ये लड़ाई या पार्लियामेंट में हाथापाई से लड़ी जाएगी, हाथापाई की जाएगी, दींगा मुश्ती की जाएगी? क्या पार्लियामेंट के तकद्दुस को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है? क्या जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या जो स्पीकर कौमी असम्बली है अयाज सादिक, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कसूरी साहब, 2 दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास में जो कुछ हुआ, ये बात तो एक तरफ कि किसने पहल की, किसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, किसने पहले जो है ना एक दूसरे को बुरी बातें करी और ये सारा कुछ, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ पनामा केस की निकल रही है पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान? सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रहा है और हेयरिंग के बाद जब मीडिया पर आकर बात करते हैं वो भी नजर आता है कि एक लड़ाई इनकी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और दूसरा मीडिया में आकर ये लोग लड़ते हैं। जो पार्लियामेंट में हुआ, आपको लगता है ये पनामा की फ्रस्ट्रेशन निकाली है दोनों जमातों ने? देखें, दी होल इशू जो था, जो तमाम इशू जो था वो ये था कि नवाज शरीफ के ऊपर एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था कि उन्होंने एट द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने गलत बयानी की है। अगर आप दुनिया की जो बेहतरीन किताब है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर, उसको कहते हैं मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, और उसका जो ऑथर है ही इज़ अर्कस्टाइन मे, एंड मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस इज़ ए बाइबल ऑन द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। जो 500-600 साल की जो तारीख़ है मदर पार्लियामेंट की, वहाँ जो ट्रेडिशंस डेवलप हुई हैं, जो असूल वाज़िया हुए हैं, उस किताब के अंदर उनका तस्करा है। मैं जब 1972 में मैं इंग्लैंड गया तो मैंने पहला काम किया, मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की किताब ली, क्योंकि हर जो डिस्टिंग्विश पार्लियामेंटेरियन होता है ही मस्ट हैव ए कॉपी ऑफ मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। अब चीज़ यह कि मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई स्टेटमेंट दे जो साबित हो जाए कि वो झूठा था, ही मस्ट रिजाइन। सो द क्वेश्चन इज, अगर प्राइम मिनिस्टर आके ऐसा बयान देता है झूठा है, झूठ पर मबनी है, जो हकायक पर मबनी नहीं है, जिसको उसका अपना वकील कहता है वो तो सियासी बयान था, यानी आप ये कह रहे हैं कि सियासत में झूठ बोला जाता है कि वो तो सियासी बयान था। तो चीज़ ये है कि उस पर वो एक डिबेट चाहते थे, और उस डिबेट को कि में रुकावट जो था वो अपना स्पीकर था। दुनिया में जो होता है, जो स्पीकर होता है, जैसे ही वो इलेक्ट होता है स्पीकर, पहला वो काम ये करता है कि वो जिस पार्टी से उसका ताल्लुक होता है उसकी जो बेसिक मेंबरशिप से वो इस्तीफ़ा दे देता है, ताकि ही शुड बी रिस्पेक्टेड एज ए जज, एज ए न्यूट्रल पर्सन। ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, देयरफॉर ही हैज़ टू कीप ए बैलेंस। और असेंबली जो है, जैसे कि
असेंबली में से जो लोगों के जज्बात का धुआं निकलता रहना चाहिए, और अपोजिशन जो बोलती है तो वो ज़िंदगी की एक रमक शो करती है। लेकिन जिस असेंबली में अपोजिशन को रोका जाए, दैट असेंबली बिकम ए डेड असेंबली। तो मैं बताता हूं कि जानबदार नजर आए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उस सारे केस व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, गैलरियां भरी होती थी मुझे सुनने के लिए। उनको पता होता था कि आज अहमद रजा कसूरी, जुल्फकार अली भुट्टो, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दिस कंट्री, उसको ही विल पुट हिम ऑन द मैट विद फैक्ट्स एंड फिगर। देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है ये है वेलवेट, आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लव। कि आप बहुत सख्त बातें काउच ने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहते हैं, बड़ी सख्त बातें, लेकिन एक अदब, एक आदाब, एक रख रखाव होता है असेंबली के अंदर। असेंबलियों के अंदर अगर लोग धींगा मुश्ती कर दें और गाली गलोच पर आ जाएं तो वो असेंबलियां जो होती हैं दे बिकम ए डेड असेंबलीज। उनका अवाम के साथ डीलिंग हो जाती हैं कि वो असेंबलीज जो अवाम के मसाइल को टेक अप नहीं करती अग्रेसिवली, दे लूज देयर इंपॉर्टेंस, दे लूज देयर विगर, दे लूज देयर कॉन्फिडेंस एज फार द पीपल ऑफ दैट कंट्री इज कंसर्न। अब ये जो असेंबलियां हैं, यहाँ कोई अवाम की तो बात हो ही नहीं रही, ना यहाँ अवाम की पॉलिसीज बन रही हैं, ना यहाँ अवाम के लिए लॉज बन रहे हैं। यहाँ लेकिन तो पनामा पर जरूर लड़ा जा रहा है, वो भी हाथापाई की सूरत में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिलाली साहब, जो हाथापाई की सूरत पे। और देखें, इंग्लैंड में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट is one of the most high class club, but its membership is restricted. The parliament ki parliament is like a club where distinguished people sit and deliberate on matters. एक्चुअली मेरा अपना ख्याल ये है शाजिया कि ये हम एक दफ़े और, ये हमें सिस्टम सूट नहीं करता, ये ब्रिटिश मोरेज है। देखिए, ये एक यूनिक पोजीशन है पार्लियामेंट में। आप इलेक्ट होते हैं एक पार्टी टिकट पे, दूसरे दिन आप इलेक्ट होते हैं एज स्पीकर, तो जितना आपका द कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस हैं, यू मस्ट शेड देम एंड फॉरगेट देम। इधर तो वंस अ चमचा ऑलवेज अ चमचा, ये तो हमारे मोरेज के खिलाफ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में हाँ स्पीकर रखो, हैव अ स्पेशल इलेक्शन फॉर स्पीकर, कोई जरूरत नहीं है। किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए उसकी। नहीं होती है मगर जैसे वो मेजॉरिटी जो पार्टी है उसको एक अपना बंदे को स्पीकर बना देती है, उस वक्त उसको दूसरे ये सब चीजें भूल जाना चाहिए। मगर हमारे लोग में ये हो नहीं सकता। ये अयाज सादिक का प्रॉब्लम क्या है, वो ये कह रहे हैं कि तुम न्यूट्रल नहीं हो, तुम तो बिल्कुल पार्टिजान हो। ऑपोजिशन का शुरू से ये शिकवा रहा है, और जब तक तुम हमारा कंट्रोल करते हो माइक पे, हम बात नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हारे को हम मानते नहीं है। सबसे ज्यादा गिला ये शेख रशीद को रहता है। हाँ, मगर कहने की बात है कि देखिए, अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते हैं, इट हैज टू सूट योर मोरेज। आपके एथिक्स जो है ये हमें सूट नहीं करता, हम भूल नहीं सकते कि हम इस पार्टी में हैं। ये पनामा की लड़ाई है, अब पनामा की फ्रस्ट्रेशन लगी, कुड बी, मगर शायद ये मेरे ख्याल में ये एक न एक दिन इसको हमने कन्फ्रंट करना है। हमने इंडिपेंडेंट आदमी को स्पीकर इलेक्ट करना है। 10 इंडिपेंडेंट आदमी हो, खड़े हो, हम उनको इलेक्ट करते, लेट देम बिकम अ स्पीकर। फिर ये पुराने जो राब्ते होते हैं ना, पुराने कनेक्शंस होते हैं, दैट विल नॉट डिस्टर्ब यू, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। ये नहीं है कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर देख रहा है आपने ऑपोजिशन को ज्यादा वक्त दे रहे हैं तो आपको एक मैसेज भेजता है भूल गए हो, फिर आप प्रेशर में नहीं रहते। प्रेशर में मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे कि सादिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब। शेख रशीद साहब तो दावा कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्ताफी होने की पेशकश की और अपना जो इस्तीफा है वो भिजवा दिया है। इस्तीफा दे देना चाहिए स्पीकर कौमी असम्बली को। ये बहुत ही ऑनरेबल उसका एक्शन है और उनकी तारीफ करना चाहिए और मैं उनको तारीफ करता हूँ अगर ये वाकई ये बात है। क्यों? इसलिए कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। अब क्यों हुए, कैसे हुए, वो अलग बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज उन पूरा ऑपोजिशन नहीं, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑपोजिशन जो है उन पे उसका ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मानते नहीं है, वो समझते हैं ये इम्पार्शियल है नहीं।
और जब आपका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है आपकी इम्पार्शियलिटी और लोग मानते नहीं है कि आप इम्पार्शियल हैं, तो मेरे ख्याल में आप इनफेक्टिव हो जाते हैं, और जब इनफेक्टिव हो जाते हैं तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें। बिल्कुल ठीक किया। इखलाकियात का तकाजा अगर वो पूरा कर रहे हैं तो एक मिसाल ही कायम कर रहे हैं पाकिस्तान। आई थिंक वेरी गुड, वेरी गुड। वो आके पार्लियामेंट में बैठे, डजंट मीन ही लीव्स पार्लियामेंट, कोई और आदमी इलेक्ट हो जाए। मगर मैं कहता हूँ जो भी इलेक्ट हुआ वो कहेंगे ये भी एक चमचा है गवर्नमेंट का, इसलिए कि हमारे रवैया, हमारे इसमें मोरेज में ये नहीं है कि एक दफ़े हम एक पार्टी को बिलोंग करें, वही पार्टी बाय मेजॉरिटी वोट हमें स्पीकर बुलाते और हम फिर भूल जाएं। वो कहते हैं देखो यार ये किस किस्म का नमक हराम है, माफ़ करिए, ये हम नहीं कर सकते अफसोस से, मगर हमें ये करना चाहिए, अदरवाइज यू कांट बी अ सक्सेसफुल स्पीकर। सही। अब कसूरी साहब आप कानूनदान है, तो मैं चाह रही हूँ कि पनामा केस पर आपसे एक सवाल कर ही लूँ। अब पनामा के ये सारी जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं पीटीआई और नून लीग के दरमियान, यकीनन इसकी वजह पनामा केस ही है। ये जो पनामा केस में कतरी जो खत है इनकी एक के बाद दूसरी एंट्री जो हो रही है, इसमें कानून क्या कहता है? क्या कानून इस तरह के खतूत को मानता है? इसकी कोई जगह है ऐसे खतूत की कानून में? देखिए, पहला ये ख़त लेके आए और जब वो ख़त प्रेजेंट किया गया कोर्ट को, तो शेख अकरम साहब जो थे वो फूले नहीं समा रहे थे, उनमें एकदम गुब्बारे की तरह फूंक भर गई और वो रोस्टम के आगे पीछे चल रहे थे। जब जजेस ने कहा कि इसकी जो लैंग्वेज है, कि मैंने सुना, मुझे किसी ने बताया, वो तो ऐसे जो सुनी सुनाई बातें, और वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज़ इन एविडेंस एक्ट में कि हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। अब उस ख़त को जो कि रेलीगेट हो गया, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़ीरो होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एविडेंस, अब एक ख़त और ले आए हैं। अब ये जो एक और ख़त ले आए, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट इन द लॉ। इम्प्रूवमेंट कि आप एक झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ और बोल रहे हैं। उसी आप असेंबली में बोलते हैं, आपका लॉयर कहता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आपकी बेटी सना बुचा के प्रोग्राम में कहती है कि मेरे जो है अब मैं अपने बाप की कफालत में हूँ और बाहर की प्रॉपर्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरा तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेटे कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सारा रिकॉर्ड पर आ रहा है पार्ट उसके कोर्ट के। तो कोर्ट जब इसका जुडिशियल नोटिस वैसे पीटीआई ने भी 35 पेंशनों के बाद में सियासी बयान कहा था। इसका नेगेटिव इफेक्ट मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ के लिए हर रोज जो है मुश्किल वक्त आ रहा है और वो फंसता जा रहा है। जैसे दलदल में आप जितना एफर्ट करते हैं, दलदल में अगर जितना निकलने की कोशिश करें उतना आप नीचे जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जितना इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही डबल नीचे चले जा रहे हैं। खतूत उनको इस दलदल से निकालने वाले जो उनके ओपोनेंट लॉयर्स जो स्टैंड लेते हैं, उनको अगले 48 घंटे में वो उस क्रिटिसिज्म के मुताबिक अपने आप को सही करने की कोशिश करती है, अपने आप को जो है बेहतर स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें अगर मैं और आप नोट कर रहे हैं तो अदालत के सामने तो हर चीज़ है, उनके सामने उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनके स्टेटमेंट है, उनकी जो क्रॉस टॉक चल रही है, एवरीथिंग कोर्ट वॉच कर रही है। और कोर्ट जब हर चीज़ को कसूरी साहब एक और सवाल, कसूरी साहब एक और सवाल बनाती जाती है। ये नवाज शरीफ बच नहीं पाएगा। लेट मी टेल यू, उसका जो यौम हिसाब है ना वो आ चुका हुआ है। देखिए, भुट्टो कभी सोच सकता था कि उसको फांसी लग जाएगी, लेकिन आज फैक्ट है उसको लग गई, तारीख का हिस्सा है। इसी तरह ही नवाज शरीफ जो है ये इस पनामा केस से बच नहीं पाएगा, इसका वक्त आ चुका है। कसूरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? कसूरी साहब, नून लीग ने जो मनी ट्रेल जमा कराई है, एक कानूनी सवाल एक और पूछना चाह रही हूं आपसे। मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ खानदान ने जो अपनी मनी ट्रेल जमा कराई है, इसमें बैंक ट्रांजैक्शन इस सब चीज को निकाल दिया है और सारी कैश टू कैश पेमेंट को जो है ना वो अदालत में एज ए रिकॉर्ड जमा करा दी, वो दस्तावेजात जमा करा दिए हैं कि कैश टू कैश पेमेंट की गई है। तो इस चीज को कानून में आप समझते हैं कि साबित करना एक बहुत मुश्किल होता है? ये देखिए, बात ये है, द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मनी ट्रेल की, जब नवाज शरीफ के बच्चों ने ऑफशोर कंपनी को कबूल कर लिया तो उन पर दो जिम्मेदारियां आ गई, एक तो मनी ट्रेल
और दूसरा पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, स्टेट बैंक के जरिए गया या तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया। जो मनी ट्रेल का जो मामला है उसमें उनका जो उनके कंट्रडिक्शन है, बेटा कुछ कहता है, बेटी कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, दादा जो है 2004 में मर गया, 2006 में इनको गिफ्ट कर गया। एक अजीब एक खिचड़ी पकाई हुई है। ये खिचड़ी में जो है इसमें दाल में कुछ काला काला है और ये अब फंस चुके हैं। और मैं नहीं समझता कि ये जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं उससे इनका कोई सेफ एग्जिट मुझे नजर आता हो। कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट लगा रहे हैं बिल्कुल सही है एक लिहाज से। देखिए, माफ़ करिए, अब हम लोग सब एम्बेरस, हर पाकिस्तानी अब एक नेशनल एम्बेरसमेंट बन गया है कि भाई हमारे लीडर्स जो हैं उनको सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, वो कोई जवाब नहीं देते मगर बाहर फिर रहे हैं ऐसे कि दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर अनकंसर्न्ड। भाई डेवॉस पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आपको पता है कि कहा गया कि वो जाना छोड़ दें, मुल्क के दौरे छोड़ दें। देखिए उनको अब आपको पता चल रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया। मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, आई डाउट इट, मगर इट इज कम आउट कि उनको क्यों नहीं बोलने दिया। इसलिए खबरें तो आ रही हैं नेशनल एम्बैरसमेंट, तो ये तो नेशनल एक एम्बैरसमेंट है। खुदा के लिए यार, ये केस को मैं फिर कहता हूँ बदतरफ हो जाएं, आराम से बैठ जाएं। बड़े ज़बरदस्त घर है वो जाती उम्रा में, राई विंड में, आप अंदर देखें, शैंडलियर्स देखें, गोल्ड लीफ फर्नीचर देखें, उधर बैठें। और ये जब मामला ख़त्म हो जाएगा और अगर वो अब्जॉल्व हो जाए तो फिर उसके वापस आ जाए। लेकिन इन खतून ने पीटीआई के लिए जो है ना मुश्किलात वो पैदा कर दी है। जो मनी ट्रेल नून लीग ने जमा कराया है वो उनको साबित करना एक चैलेंज है पीटीआई के लिए। नहीं, आप और मैंने तो द अदर डे वो एग्रीड, उन्होंने कहा कैश टू कैश। अभी तो इसहाक डार का एफिडेविट आना है, अभी तो इसहाक डार का उसने डिनाई कर दिया कसूरी साहब। वो तो डिनाई कर चुके हैं, वो तो कल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया दोबारा इस मामले को। वो तो डिनाई कर चुके हैं। वो कह रहे हैं जबरदस्ती मुशर्रफ दौर में मुझसे बयान लिया गया था, जबरदस्ती लिखवाया गया था। आपके लीडर ने जबरदस्ती से जो कहे दैट इज अ स्टेटमेंट बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट लेता है तो कहता है कि देखो मैं मैजिस्ट्रेट हूं, यू आर नॉट बाउंड टू मेक ए स्टेटमेंट, तुम यहां से जेल में जाओगे और अगर ये तुमने दिया तो ये तुम्हारे खिलाफ पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं कार्रवाई अंडर सेक्शन 365। तो 364 के तहत वो कार्रवाई करता है। तो स्टेटमेंट बिफोर ए मैजिस्ट्रेट इज एब्सोल्युटली एन एडमिसिबल स्टेटमेंट। कसूरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बयान इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसको सुप्रीम कोर्ट में परसू किया जाता है तो अब शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जी बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। दैट विल बी रेड अगेंस्ट देम, दैट विल बी रेड अगेंस्ट देम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब आपका, जफर इलाली साहब आपका, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाइट एडिशन से शाजिद ज़ीशान की इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह।